गुड इवनिंग। नमस्ते प्रांजलि। गुड। बचा के तो रखना पड़ेगा ना, और कल के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा बचा के रखिएगा, क्योंकि कल 2 क्लास होगी ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सबके लिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास। कल हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन वाला। बिल्कुल हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोग के अब अच्छे खासे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। लास्ट में हम लोग यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे और आराम से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब जब अभी मुझे लग रहा है कि अब से लेकर नेक्स्ट मंथ तक हम लोग को संडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें देखिए पहली चीज ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने पढ़ा दिया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होती है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को 3 थ्योरी पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मैंने पहले ही सबको पढ़ा दी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग को पढ़ना है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते राम लखन। इस मंथ के 15 को। चलिए, अब मैं जब पूछूंगी कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस समय आप लोग बताइएगा, चैट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अप्रोच क्या होता है, क्योंकि हम लोग को थ्योरीज एंड अप्रोच के बारे में पढ़ना है। तो दृष्टिकोण, दृष्टिकोण के रूप उस तरीकों को दर्शाता है जिससे कोई व्यक्ति किसी स्थिति, समस्या और कार्य का सामना करता है या उसे निपटाता है, कि वो किस तरह से किस सिचुएशन में अपना कैसा अप्रोच रखता है कि उसका काम, उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग अप्रोच। या किसी भी चीज को संभालने के लिए उपयोग की जाने वाली शैली या तरीका को समाविष्ट करता है, चाहे वो व्यक्तिगत मामला हो या पेशेवर परियोजना हो या फिर जीवन के किसी अन्य पहलू हो। इस पे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह के अप्रोच का यूज करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, उस सिचुएशन से डील करने के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और ये आप एग्जाम्पल अगर व्यक्तिगत मामले में भी ले सकते हैं, और किसी भी जीवन के पहलू पे हर व्यक्ति अपना अगर अप्रोच नहीं रखता है किसी सिचुएशन को डील करने के लिए, तो उसको परेशानी की सामना करना पड़ता है, ठीक है।
तो बहुत सारे थिंकर्स आए, उन्होंने अलग-अलग अप्रोचेस दिए, ओके? तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और बहुत टाइप के अप्रोच होते हैं, जैसे कि अब हम लोगों ने देखा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। गुड इवनिंग मधु, अभी बस 2 स्लाइड हुआ है, ठीक है? चलिए, तो देखिए अप्रोचेस अलग-अलग तरह के होते हैं। एक होता है क्लासिकल अप्रोच। अब देखिए क्लासिकल अप्रोच को के बारे में चर्चा करने वाले कौन ऐसे थिंकर्स थे, तो देखिए हेनरी फ्योल थे, लूथर गुलिक थे और लिडल उर्विक थे। ये थिंकर्स के नाम है, आप याद रखिएगा। तो हम लोग को क्लासिकल अप्रोच के बारे में तो पढ़ना नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, ठीक है? इसको किसने दिया था? मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से बताया हुआ है, तो हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, जिसको हम लोग नौकरशाही उपागम भी कहते हैं। इसको किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। अब इनको हमको पढ़ना है। चौथा क्या है? मानवीय संबंधात्मक उपागम, जिसको किसने दिया? एल्टन मेयो ने। तो ये दो हम लोग को आज थ्योरीज इनकी पढ़नी है। बाकी जितनी भी थ्योरीज दी गई है उनके नाम हम लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि क्या होता है, पूछ सकते हैं कि इस अप्रोच में कौन से ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सबसे ज्यादा यही सारी चीजें पूछता है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने जितने भी थिंकर्स पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस में अभी तक, उनमें जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किए, बहुत सारे ऐसे नए थिंकर्स का नाम सामने आया है, ठीक है? उसके बाद देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, बिहेवियर अप्रोच होता है, जिसको हर्बर्ट साइमन ने किया था इसको, और इसको चेस्टर बर्नर्ड ने किया था। उसके बाद आता है सोशल फिजियोलॉजिकल अप्रोच, जिसको किसने किया था? डगलस मैकगर्ड एंड अब्राहम मॉस्लो। उसके बाद इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ठीक है? तो इसमें से बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन हम क्या चल रहे हैं, हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपना सिलेबस देखना है, ठीक है? कि सिलेबस में क्या क्या चीज दी है, और हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नौकरशाही उपागम के बारे में, जिसको मैक्स वेबर ने दिया था, ब्यूरोक्रेसी अप्रोच। तो ये क्या कहता है? तो नौकरशाही शब्द वेबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, किंतु उसका प्रयोग अर्वाचीन है। प्रारंभ में 18वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों ने डेस्कों को ढकने वाले कपड़े के लिए किया जाता था, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी। अब ये बोल रहा है कि इन्होंने पहली बार, जब भी देखिए ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, नौकरशाही जो शब्द है, वो सिर्फ वेवर के ही साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच सरकार थी, वो क्या करती थी, किस रूप में इसको, इसके बारे में चर्चा करती थी? तो जो डेस्कों के ऊपर जो कवर लगा रहता है, उसके रूप में इसकी चर्चा की जाती थी। बाद जहां जहां सरकार में निरकुशलता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों के स्वेच्छाचारित दिखाई पड़ी, वहां पे नौकरशाही कहा जाने लगा। बाद में क्या हुआ कि देखा गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या हो रही है, सही नहीं है। उस दृष्टिकोण में नौकरशाही का शब्द आने लगा। धीरे धीरे ये भाईवाट नियमों का कठोर पालन, अनु, अनु, सॉरी अंतरदायित्व, जटिल प्रक्रिया तथा निहित स्वायों के लिए जाने लगा। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? नौकरशाही शब्द किससे जुड़ गया है? कठोर पालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जो भी जटिल प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा हुआ है। हाय तरुण।
अब देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद अब एक आता है पार्टीशन कानून की प्रतिमूर्ति मान लिया गया, जिसके संकेत नौकरशाही द्वारा सत्ता साम्राज्य निर्माण, साधनों और अपव्यय, उदासीनता, आत्मप्रसार आदि दुष्प्रभावपूर्ण प्रवृत्ति से था। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर it was considered to be an embodiment of partisan law which indicates the harmful tendency like power empire building। जो पार्टीशन लॉ था वो क्या करता था, इंडिकेट करता था नौकरशाही को, सत्ता साम्राज्य निर्माण को। ठीक है, उसके बाद साधनों का अपव्यय को, वेस्टेज को। वेबर ने यह प्रश्न उठाया पार्टीशन लॉ पे कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और इसी के उत्तर में यह भी कहा कि प्रभुत्व का उपयोग यदि किसी भी तरह से न्याय संगत तथा वैध हो तो वह स्वीकार्य हो सकता है। देखिए, नौकरशाही है तो क्या होगा, दूसरे किसी पे आप क्या अपना हक जमाएंगे। ठीक है, तो वेबर ने ये बोला कि आप कैसे कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अपना हक जमा सकता है, ठीक है, प्रभुत्व जमा सकता है, लेकिन ये सही भी है तब जब ये न्याय संगत होगा। ठीक, दोनों के रजामंदी से होगा। अरुण, आपको किस मीडियम से पढ़ना है? उसके बाद देखिए क्या होता है अरुण, क्या है ना कि क्लास में जब स्टार्टिंग में बच्चे बता देते हैं कि उन्हें हिंदी से पढ़ना है या फिर इंग्लिश से पढ़ना है या फिर दोनों से पढ़ना है, जब वो बोलते हैं कि कुछ हिंदी मीडियम भी है कुछ इंग्लिश मीडियम भी है, तो मुझे दोनों बताना पड़ता है। ठीक है, डिपेंड करता है बच्चे कौन से मीडियम से हैं लाइव इस टाइम। ठीक है, और मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे बता देते हैं कि मैम इंग्लिश भी बता दीजिए, तो फिर मैं इंग्लिश बताती हूँ, हिंदी बता दीजिए तो फिर मैं हिंदी बताती हूँ। ठीक है तरुण, सॉरी तरुण, अब पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, अब वेवर ने क्या किया, प्रभुत्व के 3 प्रकार बता दिए। पहला क्या होता है, उन्होंने सीधे बोला कि न्याय संगत होगा तो प्रभुत्व क्या है, सही है। तो पहला क्या है, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व। अगर आप किसी के लिए ट्रेडिशनल, ठीक है, अप्रोच रखते हो या फिर श्रद्धा रखते हो तो उस प्रभुत्व को सही माना जाएगा। तथा वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व, और तीसरा इन्होंने बताया नौकरशाही। ठीक है, इसीलिए इन्होंने 3 प्रकार बांट दिया था। पहला क्या होगा, श्रद्धा पे आधारित, दूसरा वैधानिक पे आधारित, और तीसरा क्या होगा, नौकरशाही पे आधारित। Traditional domains based on faith and stationary or legal domains, and bureaucracy falls in the last category of these। तो देखिए, वेवर ने अपने शब्दों में कहा, शासन व्यवस्था संगठन चाहे पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी, यदि तकनीकी कुशलता पर आश्रित मुद्दे, ठीक है, प्रशासनिक कार्य करने हो तो विशेषकृत नौकरशाही के बिना कोई चारा नहीं है। इसमें यही बोला जा रहा है कि आप एक बात बताइए, आपको कोई भी टास्क करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मैंने हमेशा से बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, हायरार्की सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे पे आप जब तक प्रभुत्व नहीं करोगे तब तक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो नहीं चल सकता है। ये क्लियर है? चलिए अब बताइए।
चलिए सब लोग बताएंगे। तरुण ने बता दिया, प्रांजलि, रामलखन, वी वांट जेआरएफ, मधु, और उसके बाद जो भी बचे हुए बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, जो लोग लाइव बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ में नहीं आने वाली थी। अब इसमें बस याद वो करना है कि आप लोगों को बहुत सारे थिंकर्स का नाम है, उसको याद रखना है। वेवर के शब्द में इन्होंने क्या बात बोली है वो सब याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जिसने किसने दिया था, एल्टन मेयो ने। ठीक है, अब इनको हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन रिलेशन से समझते हैं कि ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। मेयो ने श्रमिकों के बवाल और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया था। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां के लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो मेयो थी उन्होंने क्या बोला था कि श्रमिकों के जो भी चीजें उनके लाइफ में चल रही थी उसके ऊपर और उत्पादन की क्षमता के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि, ठीक है, इसको डॉक्टरी विधि कहा जाता है, इस पे लिखा था, इस थ्योरी को, मेडिकल मेथड। उसके बाद देखिए अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ विद्वत्पूर्ण लेख और कतिपय ग्रंथ प्रकाशित किए। और इन्होंने जब ये विधि लिखी, डॉक्टरी विधि, इस पे इन्होंने बहुत से किताब लिखे, लेख लिखे, ग्रंथ लिखे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1927 में एल्टन मेयो ने हर्थॉन प्लांट, ये एक कंपनी का नाम है, कारखाने का नाम है, ठीक है, एक फैक्ट्री का नाम है, में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। उनका ध्यान विशेष रूप से कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार पर था। ठीक है, जब इन्होंने इस प्लॉट पे, ठीक है, इस कारखाने पे रिसर्च किया तो वो सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान दे रही थी, तो कारखाने पे काम करने वाले जो भी कर्मचारी मजदूर थे उनके ऊपर। उन्होंने यह देखा कि कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि उनका काम ध्यान से देखा जा रहा है, उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो वे उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं। ये चीज हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग को कोई व्यक्ति, ठीक है, थोड़ा सा हौसला देता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं उसमें टाइम टू टाइम अगर आप कोई गोल अचीव करते हो तो आपको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो वो गिफ्ट इसलिए दिए जाते हैं कि आप मोटिवेट हो सको। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने देखा कारखाने में कि लोगों को लगता है जो वहां पे कार्य कर रहे हैं कि उनके काम को, जो उनके ऊपर जो भी लोग हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं, और इससे क्या होता है, वो अपने कार्य के प्रति हमेशा क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। इस अनुसंधान के मानव संबंध सिद्धांत को उन्नत किया। इसी सिद्धांत ने क्या किया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को क्या किया, उन्नत किया, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों और संगठनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच संबंध को महत्व दिया। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो वहां पे लोग काम करते हैं उनके बीच में संबंध है। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन काम कर रहा है, ह्यूमन काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी टॉप लेवल पे। और जैसे मालिक हो गए, उनके नीचे जो भी स्टाफ होते हैं वो हो गए, और एक वर्कर्स हो गए, ये भी क्या है, एक तरह से ह्यूमन है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में तब ये अप्रोच सामने आई। यह सिद्धांत उस समय के संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण पारदर्शी है, क्योंकि यह दिखाता है कि काम के परिणामों को प्रभावित करने में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का महत्व क्या है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि उस समय जो भी संगठन थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थे,
इसके बारे में वो चर्चा की गई थी, ठीक है, उसको देखकर। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि अगर आप कोई भी काम को प्रभावित तरीके से कराना चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको सामाजिक तौर तरीके से भी उसका महत्व देना पड़ेगा और साथ में मनोवैज्ञानिक तरीके से भी महत्व देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बताइए किसी भी कंपनी में अभी मैंने बताया बोनस देते हैं, ठीक है? तो जो भी वर्कर्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि मैंने काम किया तो मुझे इस तारीख को बोनस मिलेगा, ठीक है? तो एक तरह से वो क्या हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने काम को करने में, ठीक है? और मान लीजिए कि एक एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने वर्कर्स के साथ भी अच्छा नहीं है और ना ही वो बोनस दे रहा है, तो वहाँ के वर्कर्स खुद ही डल हो जाएंगे काम करने में, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपके वर्कर्स क्या चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत व्यक्तियों के समृद्धता और कर्मचारी संतुष्टि पर काम करने वाले कार्यस्थल और वातावरण और सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। अब एनवायरनमेंट की बात हुई है कि यहाँ पे जो भी वर्कर्स वो काम करते हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? साथ में क्या है, सोशल बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉइज का, ठीक है? और एम्प्लॉइज का कितना सेटिस्फेक्शन रहा है, इन सब पे जोर देना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहते हैं। ये क्लियर हुआ? फटाफट बताइए। गुड। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको इसमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है। मेयो का मानना था कि लोग केवल पैसे से प्रेरित नहीं होते, उनकी कार्यस्थल और सामाजिक आवश्यकताओं का व्यवहार से उनका प्रभाव भी होता है, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि जो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी टॉप लेवल पे चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? पैसे तो दोनों में मिलते हैं। तो डिफरेंस ये है कि और जो एनवायरनमेंट है उस पे भी लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट का ही। इसके बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए सोशल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, सामाजिक कारक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पैसा है, सैलरी है। उसके बाद बोला जा रहा है साझा काम और सहयोग, ठीक है? तो मेयो ने क्या बोला है कि टीम वर्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टीम वर्क और कर्मचारियों के बीच सहयोग की महत्वता पर जोर दिया। जब लोग अपने सहकर्मियों द्वारा मूल्यांकित और समर्थित महसूस करते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं। जब आप टीम के साथ खुशी से काम कर रहे हो तो आप जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से दे पाते हैं, ठीक है? आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो टीम में लोग हैं, वो सब आपको समर्थन करते हैं, तब आप बहुत अच्छे से अपना टीम वर्क कर पाते हो और हर टीम में, ठीक है, अगर कोई टीम का लीडर है, 5 टीम में मेंबर्स हैं और सब खुश हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो वो जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इस पे इन्होंने बात की। उसके बाद क्या है, औपचारिक समूह, सॉरी, अनौपचारिक समूह। उन्होंने देखा कि कार्यस्थल में अनौपचारिक समूह जैसे मित्रता या दल व्यवहार और प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये समूह समर्थन को आत्महत्या का अनुभव प्रदान करते हैं, ठीक है? इसमें ये बोल रहा है कि अनौपचारिक जो भी समूह है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी कार्यस्थल पे। अब क्या होता है कि आप
एक छोटे से ग्रुप में साथ में रहते हो और आप किसी पर्सन को जो बाहर से आता है उसको आप जल्दी अपनाते नहीं हो। तो इससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है उस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? या फिर अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशंस बनते हैं कंपनीज़ में। तो जो अगर आपके रिलेशन में कोई इंसान कंपनी में जाता है तो आप उसके साथ क्या करोगे? अच्छा व्यवहार करोगे और जो आपसे आपके जानकारी में नहीं है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। तो ये सब प्रेशर का कारण होता है। तो इनको इन्होंने बोला नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला संचार महत्वपूर्ण है, इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेयो ने प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच प्रभावी संचार को महत्वता को जोड़ दिया। जब संचार खुला और पारदर्शी होता है, तो विश्वास और वफादारी को बढ़ावा देता है। ठीक है? इसमें ये बोला गया है कि जो भी प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बीच में जो भी बातचीत होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है? इससे क्या बनेगा? विश्वास बनेगा और वफादारी रहेगी और कार्य करने में सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है? पहचान और प्रतिक्रिया। कर्मचारियों के प्रयासों की पहचान करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना उनके मनोबल और प्रेरणा के लिए अनिवार्य है। मेयो ने सकारात्मक प्रोत्साहन की शक्ति पे विश्वास किया। इसमें मैंने यही आपको बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल फीडबैक देना, ठीक है, बोनस देना। ये सब क्या हुआ? पहले आप किसी एम्प्लॉय को देखो कि वो अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। अगर बुरा भी कर रहा है तो आप उसको बताओ कि ऐसे-ऐसे अगर आप किसी सिचुएशन में डील करोगे तो आप अपना काम कमिट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अच्छा फीडबैक दे सकते हो, पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव फील करेगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? फटाफट कौन कीजिए। चलिए, क्या होता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मेयो ने कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे सम्मानित और सराहा जाने का महत्व को पूरा करने का महत्व को हासिल करने का महत्व बताया, जिससे उनकी नौकरी संतुष्ट और प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। इसमें ये बोला गया कि सबसे पहले क्या है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो होती है, पहले तो सराहा जाना चाहिए, सम्मानित करना जाना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई टॉप लेवल पे कंपनी में है तो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना वर्कर्स को देना चाहिए जी। उससे क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूँ, इस कंपनी का पार्ट हूँ और मैं मुझे अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो नौकर वो क्या होगा, जो भी वर्कर्स होंगे वो अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे और इससे क्या होगा कि बूस्ट होगा उनके वर्क में, ठीक है? बढ़ावा मिलेगा, वो बहुत प्रोत्साहित होकर अपना कार्य करेंगे। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। फटाफट बता दीजिए, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी बताते हैं।
समझ में आ रहा है सबको? रामलखन एग्जाम में कितना टाइम बचा है अभी? हमारी काउंटिंग इधर उधर हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप, नेतृत्व, 52 डेज। अभी तक लेकिन आया नहीं एग्जाम फॉर्म। मार्च खत्म हो गया, मार्च में ही आ जाना चाहिए, अप्रैल शुरू हो गया है। चलिए, तो किसी भी प्रशासन में नेतृत्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नेतृत्व का ही गुण है जो किसी प्रशासनिक संगठन को सफलता या फिर विफल बनाता है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है रामलखन, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है फॉर्म। तो देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि जो लीडरशिप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संगठन के लिए। ठीक है, एक लीडर ही होता है और कि वो किसी भी कार्य को सफल बनाता है और विफल बनाता है। ये चीज सही है। तो अब बहुत सारे थिंकर्स इस पे बात करेंगे। तो एक है गैलोबर्ट, उनके हिसाब से क्या है, अधिकतर प्रशासनिक संगठन अन्य किसी कारण की उपेक्षा, दुर्बलता, नैतिक कारण से असफल होता है। जो भी इसमें होगा नेतृत्व होगा। ठीक है, पुअर नेतृत्व के वजह से, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी कार्य करने में असफल हो जाता है। तो ये उन्होंने बात की थी गैलोवर ने। अब इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों का प्रभावित करने की प्रक्रिया है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द efforts and individual and groups towards to achieving the goals in the given situation। ये क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के इफर्ट्स पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, कि आप उस सिचुएशन में क्या हो रहे हैं, आप अपने ग्रुप पे कैसा आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, कैसा अप्रोच रखते हैं कि आप उस कार्य को करने में सफल होते हैं या फिर विफल होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लीडर इंपॉर्टेंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में कैप्टन। सही बोला मैंने, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उन पे ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने अगर अच्छे से लीडरशिप की चीजें की होती, क्वालिटी आपके अंदर होती, तो हम आज इन चीजों में जीत गए होते। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लीडरशिप के, ठीक है, नेतृत्व के। तो सबसे पहला क्या है, अनुयायियों को एकत्रित करना। तो किसी भी लीडर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अपने जो भी अनुयायी हैं उनको इकट्ठा करके रखना। ठीक है,
उसके बाद क्या है, आचरण और व्यवहार से प्रभावित करना, अपने आचरण और अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल जितने भी थिंकर्स थे, ठीक है, हमारे इंडियन थिंकर्स थे, वो कभी ना कभी लीडर्स रहे हैं, तो उनके आचरण से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, तभी आज हम उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। आप हर लोगों के बारे में, हर इंसान से आपका कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सामूहिक लक्ष्य के ऊपर हमेशा चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। उनका जो गोल होना चाहिए किसी भी लीडर का, वो ये होना चाहिए कि सामूहिक लक्ष्य पे वो बात करे। क्लियर? तो ये लीडर की एक तरह से क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सही। आजकल के जो पॉलिटिशियन है उनका, उनको लीडर नहीं कहा जा सकता। पहले जो लीडर्स होते थे उनकी जो भी लाइफस्टाइल होती थी ना, वो एकदम से पारदर्शी होती थी, ट्रांसपेरेंट होती थी। हम सब जानते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बट अब जो लीडर्स हो रहे हैं उनके बारे में, वो बोलते हैं ना कि अखबार वाले उनको फ्रंट पेज लाते हैं, अच्छे अच्छे काम को दिखाते हैं कि वो यहाँ गए तो फोटो खींच लिए, वहां गए तो फोटो खींच लिए, तो कैमरामैन साथ लेके जाते हैं, फिर वो फोटो देते हैं, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं, अब ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरकुश नेतृत्व। यह एक ऐसा नेतृत्व है जिसके अंतर्गत अनुयायी भयवंश कार्य करके अधीनस्थ वही कार्य करते हैं जिसे करने के लिए कहा जाता है। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों में, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स में क्या होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी अपने, कोई भी नेता होता है उसी की बात पे वो कार्य करते हैं जो वो बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? राहुल, ओके, जब तक जेआरएफ नहीं मिलता है तब तक नाम ही वी वांट जेआरएफ, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आता है एक फ्री रेन लीडरशिप, ठीक है, निर्वाण नेतृत्व। यह एक ऐसा प्रकार का नेतृत्व है जिसे नेता और अनुयायी अधिनमों के साथ संपर्क नहीं रखता, वह उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। अब इसमें क्या होता है, पहला आपने देखा उसमें क्या होता है कि नेता ही बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो उनके अनुयायी होते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स होते हैं, वो उनकी वही बात को मान के वही कार्य करते हैं। लेकिन निर्वाण नेतृत्व में क्या होता है कि इसमें किसी से कोई संपर्क नहीं रखा जाता, और साथ में आपके पास जो भी फॉलोअर्स है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है, ये आपको नेता नहीं बताता है किसी भी कार्य करने के लिए। तो ये क्या हो गया, निर्वाध नेतृत्व हो गया, फ्री रेन, इसको इसलिए बोल रहा है फ्री, ठीक है। आप फ्री हैं अपने कार्य को करने पे और लक्ष्य निर्धारित कर पे कि आपका लक्ष्य क्या है।
बिल्कुल। चलिए, उसके बाद आता है जनतंत्रीय नेतृत्व। तो तीसरा टाइप क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब जनतंत्रीय विचारों वाला नेता ऐसे व्यक्ति होता है जो कि एक साथ विचार विमर्श करके नीतियां और निर्माण करता है। अब ये तीसरा क्या हो गया? पहला क्या था कि जो ऐसा लीडर बोलेगा वैसा आपको करना है। दूसरा क्या था कि आपको जो लीडर है वो फ्री छोड़ देगा। और तीसरा क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में कि जो लीडर है, जो नेता है, वो आप हर व्यक्ति से क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा। ठीक है, मतलब ग्रुप डिस्कशन। और उसके बाद जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको बनाएगा। जो भी डिसीजन लेने होंगे उसके बाद लेगा, लेकिन पहले विचार विमर्श करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तीन टाइप्स होते हैं। उसके बाद अब हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरीज थोड़े से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को जो ये टॉपिक है उसमें थ्योरीज के बारे में ही पढ़ना है। तो एक आता है ट्रेंड थ्योरी, गुण सिद्धांत। तो गुण सिद्धांत क्या होता है? गुण सिद्धांत से पता चलता है कि कुछ जन्मजात गुण या लक्ष्य प्रभावी नेताओं के सामान्य नेताओं से अलग करते हैं। ठीक है, हर इंसान में अपना एक गुण होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था सद्गुण के बारे में। तो वो जो गुण होता है वो जन्मजात होता है। तो इसीलिए नेता को एक नेता से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपनी क्वालिटीज होंगी और इस नेता के अंदर कुछ अपनी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रेंड थ्योरी, गुण सिद्धांत। कि लीडर को लीडर से अलग क्या बनाता है? उसका जो जन्मजात गुण होता है, लक्षण होते हैं, उसको ट्रेंड्स सच एज ट्रेंड्स जो है, माना जाता है कि बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, निर्णयकर्ता और करिश्मा जैसे लक्ष्य प्रभावी नेतृत्व के योगदान करते हैं। तो इसमें ये क्या हो गई? इंटेलिजेंस की है। तो हर व्यक्ति के अंदर अब खुद की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं होता, तो वो एक अच्छा नेता नहीं बन सकते। तो ये सब किस में आ जाएगा? तो ट्रेंड्स में आ जाएगा, ट्रेंड्स थ्योरी में। ठीक है, गुण सिद्धांत में। उसके बाद क्या हुआ? बिहेवियर थ्योरी, व्यवहार सिद्धांत। तो व्यवहार सिद्धांत क्या होता है? व्यवहार सिद्धांत नेताओं के जन्मजात गुणों के बजाय उनके कार्यों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिहेवियर थ्योरी जन्मजात नहीं होती। ठीक है, आप क्या कार्य कैसे कर रहे हो और लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, उसको देखा जाता है, उसको केंद्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह दो मुख्य प्रकार के नेतृत्व व्यवहार को पहचान करता है। पहला तो कार्यमुखी है और दूसरा क्या है? लोगों का अनुमुख है। पहले में क्या होता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है और दूसरा संबंध बनाने के लिए केंद्रित करता है। बिहेवियर थ्योरी में दो टाइप्स को आइडेंटिफाई किया गया है लीडर के लिए। ठीक है, पहला तो उसको लक्ष्य पे होना चाहिए कि वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, और दूसरा वो लोगों से संबंध बनाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है। सिद्धांत बताता है कि प्रभावी नेता दोनों व्यवहारों के संयोजन प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई नेता बिहेवियर थ्योरी में अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, कि वो एक तो पहले अचीविंग गोल्स में भी फोकस्ड है और दूसरा लोगों से लीडर जो बिल्डिंग बनाते हैं रिलेशनशिप के, उसके लिए भी
वो सही है। उसके बाद आता है द ग्रेट मैन थ्योरी। अब ग्रेट मैन थ्योरी क्या बताती है कि प्रभावी नेता जन्मजात गुणों और लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, उन्हें प्राकृतिक नेता के रूप में अलग करते हैं। देखिए इसमें पहले ही बता दिया कि ग्रेट मैन थ्योरी, इसमें कुछ उनके क्वालिटीज होते हैं ना, जो उनको प्राकृतिक नेता के रूप में ला देते हैं उनको, और बाकी लोगों से अलग कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि अब आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ये चीज, कि बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे ना जिसको आप देख के बोलोगे कि हाँ ये रियल पर्सन है। ठीक है, आपको अंदर से लगेगा कि नहीं ये सच बोल रहा है या फिर बोल रही है, या फिर ये रियल पर्सन है। ठीक है, तो यही कुछ नेता होते हैं इस प्रकार के जो जिनको प्राकृतिक नेता बोल दिया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि कुछ व्यक्तियों में बुद्धिमत्ता, करिश्मा और निर्णयकर्ता जैसी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उनको दूसरों से प्रभावित ढंग से नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें वही चीज बोल रहा है सेम फर्स्ट वाला जैसा, कि उनकी जो भी इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनको नेचुरल जो नेता होता है उसको बोला जाता है प्राकृतिक नेता। लेकिन क्या हुआ कि ग्रेट मैन थ्योरी के लोगों ने बहुत ज्यादा आलोचना की। यह नेतृत्व क्षमता के आकार पर देने में व्यक्तिगत गुणों को महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये व्यक्तिगत गुणों पे बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है, इसीलिए एक नेता को कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक नेता को क्या होना चाहिए कि जो भी अपने लोग हैं, जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए बात करे। लेकिन इनको क्या बोला गया कि प्राकृतिक तरह से इनको अलग बता दिया गया है। ठीक है, लोग तो समान होते हैं ना। उसके बाद आता है आकस्मिकता सिद्धांत, कंटिन्यूजेंसी थ्योरी। अब ये क्या है, आकस्मिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि नेतृत्व करने का कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है और नेतृत्व शैलियों की प्रभावशीलता स्थिति पर निर्भर करती है। यह स्थिति की आवश्यकताओं और अनुयायियों के विशेषता को अनुरूप नेतृत्व शैली को सुझाव देता है। आकस्मिकता थ्योरी क्या होती है, आकस्मिक तरीके से। ठीक है, इसमें ये बोला जाता है कि लीडरशिप की कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं होती है कि आप नेतृत्व करें, उसका कोई एक इफेक्टिव सिचुएशन होता ही नहीं है। सिचुएशन के साथ कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, वही क्या होता है कि एक अच्छे नेता का गुण होता है। आप ही बताइए, इस इसको कैसे हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। हर एक टाइम पीरियड में सबकी जो सिचुएशंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग कोई एक अप्रोच नहीं रख सकते कि एक अच्छा नेता ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा नेता एक वैसा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसा सिचुएशन हो रहा है, अगर वो नेता उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अभी के लिए वही नेता हमारे लिए अच्छा है। हाँ, उसके बाद आ रहा है द लाइफ साइकिल अप्रोच, नेतृत्व सिद्धांत का जीवन चक्र दृष्टिकोण से पता चलता है कि प्रभावी नेतृत्व व्यवहार किसी संगठन के विकास के चरण के आधार पर भिन्न होता है। नेताओं को अपने अनुयायियों के परिपक्वता और स्थिति के विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर शैली अपनानी चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी एक होता है ना लाइफ साइकिल अप्रोच होता है,
लीडरशिप का जो भी थ्योरी होता है वो टाइम टाइम पे क्या होता है, बदलता जाता है। कोई भी संगठन का विकास होता है वो चरणों के आधार पर भिन्न हो जाता है। अभी मैंने बताया स्टेजेस होते हैं ना लोगों के, डिफरेंट 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 होते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल अप्रोच वही होता है कि आप क्या करें, सिचुएशन के हिसाब से और अपने फॉलोअर्स के लिए उसके हिसाब से आप किसी भी कार्य को करें। उसके बाद आता है पथ लक्ष्य सिद्धांत। तो नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत में कहा गया है कि नेताओं को अनुयायियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ते स्पष्ट करने चाहिए। पहले तो फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, उनके अनुयायी होते हैं, तो उनको आप नेता को बताना चाहिए कि आपको कैसे इस कार्य को पूरा करना है, ठीक है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ते को स्पष्ट करना है। उसके बाद समर्थन देना चाहिए और अनुयायियों की जरूरती स्थिति के आधार पर अपनी नेतृत्व शैली को समायोजित करना चाहिए। देखिए हर जगह क्या होगा, अलग अलग फॉलोवर्स होंगे और उनके गोल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक अच्छा नेता तभी बन पाएगा जब आपको पता हो कि आपके जो फॉलोवर्स हैं उन सब की परेशानियां अलग हैं और उन सब के परेशानियों को आपको सुनना है और उनका समाधान निकालना है, ठीक है। और आप अपने फॉलोवर्स के जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर आप अपने सिचुएशन के आधार पर आप कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, तो उसी को आप एक अच्छा नेता कहेंगे, है ना। कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई नेता बोल दे कि एक जगह अगर कोई थ्योरी लग रही है तो आप उसी थ्योरीज को हर जगह लगाइए, नहीं। हर सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। दिस थ्योरीज इनसाइज, सॉरी, यह सिद्धांत प्रेरणा और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नेतृत्व व्यवहार को अनुयायियों के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने पे जोर देता है। इसमें क्या होता है, लास्ट वाले थ्योरीज में जो फॉलोवर्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि फॉलोवर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस पे, उनको परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। ये क्लियर हुआ। थ्योरीज में बस मैंने बताया, लेकिन आपको पता है क्या करना है, थ्योरीज का नाम याद करना है, ठीक है। कि ट्रेंड थ्योरी क्या होती है, बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, बिहेवियर अप्रोच क्या होता है, क्योंकि नाम आएगा उसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो। तो आप जब नोट्स बनाइएगा तो सिर्फ नाम लिखिएगा कि इस थ्योरी का ये नाम है, बस हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फटाफट कमेंट कीजिए। अब हम लोग कुछ लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब दो थिंकर्स ने अपनी अपनी राय दी है, बस, ठीक है, गुड। तो एक थिंकर आती है केओल, इन्होंने क्या बोला है कि जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती हैं किसी भी लीडर के, लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वस्थता या क्षमता, ठीक है। हेल्थ और फिजिकल फिटनेस और एबिलिटी, ये होनी चाहिए किसी भी नेता में। दूसरा क्या है, समझदारी, मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति उसकी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, वो समझदार होना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। उसके बाद नैतिक गुण होने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मॉरल चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, नैतिकता को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। नेता के अंदर नैतिक गुण भी होने चाहिए, मॉरल क्वालिटीज होनी चाहिए। चौथा क्या है, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी के ऊपर वो जोर देना चाहिए। और लास्ट में क्या है, प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो
थिंकर का नाम याद रखिएगा और ये 5 जो चीजें उन्होंने बोली है, क्वालिटीज बोली है, उनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद आता है उर्शिक। इन्होंने क्या बोला? तो उर्शिक ने नेतृत्व का 5 प्रमुख गुणों पे बल दिया। पहला क्या है? साहस। एक करेज होना चाहिए नेता के पास। दूसरा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। उसके बाद क्या है? लोचनशीलता होनी चाहिए, फिक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चौथा, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और पांचवा, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो हर थिंकर्स के अपने अपने विचार हो सकते हैं, वो अपने विचार प्रकट करेंगे। तो जो क्वालिटीज के ऊपर 2 थिंकर्स ने बहुत ज्यादा चर्चा की थी और ये 2 थिंकर्स, ठीक है। अब हो गया क्लास कंप्लीट। क्लियर? फटाफट बता दीजिए। और कल जो क्लास होगी, मैं जब नोटिस डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कब टाइमिंग है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा सा बदलेगा क्योंकि 2 क्लास लेनी है ना हम लोग को। अगर हम 10 बजे से क्लास लेंगे तो वो 12 बज जाएगा। तो वो नहीं करना ना, थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग करेंगे, वो मैं नोटिस में डाल दूंगी। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। और कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हो सके तो फिर स्टार्ट भी हो जाएगा नया यूनिट। गुड नाइट, शुभ रात्रि।